ठीक है, आइए। तो हम बात कर रहे थे इतिहास को समझने के लिए उसके केंद्र में हम इन्हीं विषयों को लेकर के चलते हैं कि हर एक समय की राजनीति क्या थी, उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, फिर उसके समाज में भी सभ्यता और संस्कृति, ये मुख्य विषय हमारे रहते हैं। अब जैसे यहाँ हम बात करें तो हमने बात करी पूरा पाषाण कालीन समाज की। तो ये पूरा पाषाण कालीन समाज कैसा था, इसकी आप शुरुआत देखेंगे तो ये बस 4 से 5 लोग एक साथ ये रहते थे। बहुत सोसाइटी में रहने वाला समाज नहीं था, अकेले अकेले रहने वाले लोग थे। फिर ये आगे बढ़ता है और इनमें पॉलिटिक्स या राजनीति का भी कोई यहाँ पर निशान हमें देखने को नहीं मिलता है, कोई इसके एविडेंस नहीं है। अर्थव्यवस्था तो क्या ही होगी इनकी, जब समाज एक रूप ही नहीं ले पाया है तो कोई अर्थव्यवस्था इनकी नहीं है। बस ये केवल जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करते हैं। आज भी आप आदिवासी कबीलों को देखेंगे तो केवल भोजन और बल्कि उनको वस्त्रों से भी कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्राचीन पूरा पाषाण कालीन समाज है, यहाँ पर राजनीति तो शून्य है, अर्थव्यवस्था भी शून्य है। समाज इनका बहुत इंडिविजुअल या सेपरेट रहने वाला समाज है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि यहाँ तक आते आते धीरे धीरे समाज इकट्ठा होकर के रहना शुरू करता है। और यहाँ पर व्यापार देखने को मिलता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इन लोगों ने व्यापार किया। वाणिज्य व्यापार के भरपूर अवशेष हमें यहाँ मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो आज के शहरों में जो चीजें दिखती हैं, बल्कि आप देखेंगे आज का जो पैटर्न है नगरों को बसाने का, उससे कहीं ज्यादा उन्नत जो तकनीक थी वो इन लोगों को ज्ञात थे उस समय। तो ये तो श्रेष्ठ लोग थे। फिर वैदिक युग में आते हैं आगे। तो वैदिक युग में पुनः ग्रामीण सभ्यता और छोटे छोटे जैसे जनों में हम बात करते हैं, कुल विश्व जन। ये शुरुआत में जैसे जैसे यहाँ से 1500 ईसा पूर्व से समय आगे की ओर को बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही संगठित होना शुरू हुए। और जो समाज की इकाई थी वो बड़ा बड़ा आकार लेती गई। और 600 ईसा पूर्व तक आकर के ये एक जनपद का रूप ले लेते हैं। और जनपद ये आगे चल करके फिर महाजनपद बन गए। अब यहीं से आप देखेंगे जो शुरुआती वैदिक समाज है उसमें भी राजनीति विशेष रूप से नहीं दिखती है। अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण है। ठीक। अभी केवल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से सुनिए इसको। जब मेन ये टॉपिक आएंगे वहां हम इनको डिटेल में लिखेंगे भी, प्रॉपर नोट्स भी आपके रहेंगे। अभी केवल आप समझिए, ये केवल ओवरव्यू है। तो यहाँ हम स्पीड में भी चलेंगे और चीजों को केवल समझते हुए चलेंगे। ठीक। तो हम बात कर रहे थे वैदिक समाज। वैदिक समाज की शुरुआत में कोई विशेष इनका राजनीतिक प्रमाण तो नहीं मिलता है। अर्थव्यवस्था इनकी ग्रामीण थी और धर्म का पक्ष इनका मजबूत था। और राज्य व्यवस्था आखिरी दौर तक आते आते या फिर आधे, आप देखेंगे लगभग 900 ईसा पूर्व से धीरे धीरे ये जो है राजनीति में एक्टिव होना शुरू होते हैं। अपने धीरे धीरे कबीले इन्होंने बनाए, फिर 10 राज्य युद्ध और ये सब तमाम चीजें हमें देखने को मिलती हैं शुरुआत से ही। तो राजनीतिक पक्ष भी इनका मजबूत दिखाई देता है। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर फिर दोनों में अंतर है। यहाँ आपकी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की बात जब हम करेंगे तो ये क्या थी, सभ्यता थी। ये नगरीय सभ्यता थी क्योंकि इन्होंने फिजिकल जो चीजें हमें दिख रही हैं उन पर काम किया। और जबकि जो वैदिक समाज है वो सांस्कृतिक रूप से उन्नत था। उनका आप देखेंगे सांस्कृतिक रूप से वो इतने उन्नत थे कि आज भी वो संस्कृति अपने अस्तित्व बनाए हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वैदिक समाज हो गया। महाजनपद काल तक आते आते राजनीतिक रूप से काफी विकसित हो गया था समाज। अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। और ये एक क्रम चलता दिखाई देता है। अब इसमें एक और चीज आप देखेंगे, जैसे ये धीरे धीरे समाज जुड़ रहा है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है। फिर मौर्यों तक आते आते और मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध का उत्कर्ष जहां से हो रहा है
वहां से धीरे धीरे भारत यूनाइट होना शुरू होता है। ठीक। और मौर्यों के समय आते आते उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, लगभग लगभग संपूर्ण भारत मगध साम्राज्य के छत्र तले आ जाता है। फिर विघटन होता है। तो दो चीजें और यहाँ से समझने वाली हैं भारतीय इतिहास में। जैसे पहली चीज क्या है, जो भारतीय इतिहास है वो संपूर्ण रूप से अगर आप उसको देखेंगे, वो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की राजनीति इसमें लगातार चलते रहती है। केंद्रीकरण, ये पहला तत्व है। दूसरा है विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ये अपना जो भारतीय इतिहास है वो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के पुट में हमें अ, दिखाई देते रहेंगे आधुनिक भारत तक का। जैसे प्राचीन भारत में केंद्रीकरण हो रहा है, पाषाण काल से आप देख रहे हैं धीरे धीरे केंद्रीकरण की अवस्था में समाज चला। और मौर्य काल तक आते आते संपूर्ण भारत केंद्रीकृत सत्ता द्वारा शासित था। मगर मौर्यों का जो उत्तर यानी अशोक के बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू होता है। और बृहद्रथ जो इनका अंतिम शासक था, उसके काल तक आते आते फिर धीरे धीरे विखंडन की राजनीति दिखती है और क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्यों का उदय होता दिखता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मौर्य, मौर्योत्तर भारत में विकेंद्रीकरण की राजनीति में हिंदू यमन शासक आ गए, शक आ गए, कुषाण आ गए, पहलव आ गए, पश्चिमी क्षत्रप। और इसी प्रकार भारतीय जो यूनाइट एक सत्ता थी, जो मौर्यों के अधीन सारे क्षेत्र थे, वो भी टूट करके अलग हो गए। जैसे आप देखेंगे सातवाहन हो गए। फिर दक्षिण भारत में कई राजवंश हैं जो शुरुआत में मौर्यों के अधीन सीधा सीधा तो नहीं थे। ये जैसे आप केरल पुत्र, सतीय पुत्र, पांड्य, इन सबको पढ़ते हैं तो ये सारे टैक्स देते थे मौर्यों को। प्रत्यक्ष उनके अधीन न होते हुए भी ये परोक्ष रूप से मौर्यों के शासन तले ही शासन कर रहे थे। तो ये फिर से टूट गए और फिर से विकेंद्रीकृत होता दिखता है भारत। फिर यहाँ से आगे आप देखेंगे कुषाण पीरियड में, कुषाणों के समय पर भारत को काफी हद तक का उत्तर भारत और उत्तर भारत के आज जो सीमावर्ती देश हैं, वो सारे के सारे कुषाणों ने एक बार फिर से यूनाइट किए। फिर से केंद्रीकरण हुआ लेकिन संपूर्ण भारत नहीं हुआ। फिर आगे आप देखेंगे कुषाणों के बाद फिर से क्षेत्रीय सत्ताएं देखने को मिलती हैं। और फिर गुप्तों ने उत्तर भारत की चरमराई राजनीति में एंट्री करी और फिर से जो सत्ताएं अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों में बंटती दिखाई दे रही थी, उनको फिर से यूनाइट करने का प्रयास किया। ठीक। अगर स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो आप बता सकते हैं, अगर ठीक चल रहा है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर गुप्तों के बाद आप देखेंगे, गुप्तों के पतन के बाद हर्ष यानी उत्तरकालीन जो गुप्त शासक थे, जो क्रम मौर्यों के समय हमें दिख रहा है वही क्रम गुप्तों के समय भी दिखता है। मौर्यों ने शुरुआती जो राजा थे वो मजबूत थे, तो सत्ता उन्होंने केंद्रीकृत रखी। सत्ता को उन्होंने, शासन को उन्होंने अक्षुण्ण बनाए रखा एक अच्छी व्यवस्था के साथ। मगर जो बाद के जो मौर्य शासक थे वो भोगविलासी होते दिखाई देते हैं और फिर सत्ता टूट जाती है। और क्षेत्रीय साम्राज्यों या क्षेत्रीय राज्यों का, साम्राज्य कहना ठीक नहीं, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। वही चीज यहाँ गुप्तों के समय दिखाई देती है। गुप्तों के जो शुरुआती राजा थे, जैसे आपके श्रीगुप्त तो बहुत शक्तिशाली राजा नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक शुरुआत करी थी, अपने को सामंतशाही से बाहर निकाल करके एक स्वतंत्र राजा के रूप में इन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि धारण करी। फिर समुद्रगुप्त एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, शक्तिशाली राजा हुए। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाया। स्कंदगुप्त, यहाँ तक का लगभग लगभग ये शासक भारत को फिर से, या उत्तर भारत को तो कम से कम केंद्रीकृत व्यवस्था दे रहे थे।
लेकिन उत्तरवर्ती गुप्त शासक ये धीरे धीरे गुप्त वंश को पतन की ओर को ले गए, और फिर से जो सत्ता है, या जो भारत जो उस समय यूनाइट किया था जितना शुरुआती शासकों ने, वो फिर से आपको खंडित दिखता है। फिर से क्षेत्रीय ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, फिर इधर आपका हर्ष जब आते हैं, तो हर्ष ने फिर से ये जो क्षेत्रीय सत्ताएं थी इनको इकट्ठा करने का काम किया, और गुप्तों के बराबर तो नहीं, लेकिन काफी हद तक का उत्तर भारत को फिर से इन्होंने केंद्रीकृत शासन दिया। ठीक है, तो ये एक समझ जो हमको जब भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ये बनानी पड़ेगी शुरुआत से ही। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, यहाँ आप देखेंगे दक्षिण भारत में। अब ये हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, मध्यकालीन अ, भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो वहां आप देखेंगे, वहां भी लगभग यही क्रम हमको देखने को मिलेगा। अभी चर्चा करेंगे। तो फिर ये है नवीन शक्तियों का अभ्युदय, जैसे कि ये भी क्षेत्रीय सत्ताएं हैं। बादामी के चालुक्य, कदम्ब वंश, इनका प्रशासन, और वैष्णव और शैव मत शंकराचार्य। ठीक है, 8वीं शताब्दी के आसपास। तो इन राजवंशों के विषय में हमें पढ़ना है, साथ ही साथ जो भक्ति आंदोलन है, या जो आप कहेंगे एक जो संत परंपरा चली, उसकी शुरुआत यहाँ से हो गई। मीन्स की जो जैन और बौद्ध धर्म के आने के बाद जो सनातन संस्कृति धीरे धीरे उसका प्रभाव घट गया था, उसको पुनर्स्थापित किया गया इस दौर में। फिर आगे कल्याणी के चालुक्य हैं। चालुक्यों की कई शाखाएं हैं, बादामी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं। फिर आपके चोल हैं। अब ये चोल एक हम पढ़ते हैं संगमकालीन समय पर, जो हम पीछे जिसमें हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, संगम काल कहाँ पर दिया था, ये है संगम युग। तो ये जो संगम युग है, इस समय भी चोल वंश था। फिर एक लंबा गैप आता है, लगभग 600-700 वर्षों का गैप आता है, और चोल सत्ता में बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखाई देते हैं। फिर चोलों का अभ्युदय 8वीं 9वीं शताब्दी में होता है। 8वीं 9वीं सदी में चोल फिर से एक्टिव होते हैं। ठीक है, विजयालय के नेतृत्व में। और फिर चोल इस प्रकार एक्टिव होते हैं कि न सिर्फ भारत, बल्कि भारत से बाहर, जो भारत का हम इधर वाला क्षेत्र देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश, वो बहुत सारे देश इसने जीत करके, इसके शासकों ने जीत करके, राजेंद्र प्रथम है, राजराज है, और तमाम अन्य शासक इसमें हुए हैं। उन्होंने श्रीलंका और इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया में कई सारे राजवंशों को अपने अधीन किया, और वो इनको लगातार टैक्स देते थे। और चोलों के विषय में ही कहा जाता है कि ये जो बंगाल बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, इसको उस समय चोल झील कहा जाने लगा, क्योंकि इस पर पूरी तरीके से प्रभाव किनका था, चोलों का था। फिर उसी में दक्षिण भारत के ही ये सारे राजवंश हैं। होयसल राजवंश हम पढ़ते हैं, पांड्य राजवंश पढ़ते हैं, पल्लव राजवंश पढ़ते हैं। पल्लव चोलों से पहले हैं। पांड्य और पल्लव ये लगभग दोनों समकालीन हैं। इनके प्रशासन का अध्ययन करेंगे। स्थानीय शासन पढ़ेंगे। स्थानीय शासन चोलों का जो सबसे ज्यादा चोलों से जो प्रश्न पूछा जाता है, वो उनकी लोकल गवर्नेंस या फिर स्थानीय शासन से पूछा जाता है, सॉरी, पूछे जाते हैं। फिर साथ में दक्षिण भारतीय कला, इन्हीं सत्ताओं के समय की, उसका स्थापत्य इसी दौर का, और अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ व्यापार। श्रीलंका चर्चा कर चुके हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया इस पर भी बात कर चुके हैं, जैसे श्री विजय साम्राज्य था, और भी कई साम्राज्य थे, उन पर विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं, फिर है अगला हमारा, ये लगभग आखिरी टॉपिक है प्राचीन भारत का, जो हमें सिलेबस में दिया है। कामरूप मीन्स की असम वाला क्षेत्र, वहां पर वर्मन वंश। फिर वहीं बंगाल वाले क्षेत्र में पाल वंश को पढ़ते हैं। फिर इधर आ जाते हैं हम, पश्चिमी भारत, ये आपका पूर्वी भारत है।
इधर पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश हम पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में जाते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश दिखाई देता है। और ये तीनों आपस में संघर्षरत थे। तो यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष करके ये पूरा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत के राजवंश कैसे उत्तर भारत में एंट्री कर रहे हैं। फिर आपस में उत्तर भारतीय शासकों में किस तरीके से संघर्ष दिखता है, आगे आप देखेंगे। और इसी दौर में ये जो कालखंड चल रहा है, इसी समय इस्लाम का आक्रमण भी हमको देखने को मिलता है। फिर ये बाद के राजवंश हैं, चंदेल, परमार, कलचुरी, चेदी, सेन वंश। इसके अलावा गुजरात के चालुक्य। और फिर सातवीं सात छठी ईस्वी या फिर छठी से सातवीं शताब्दी में भारत में 612 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ किसका, मोहम्मद बिन कासिम का। ये क्षेत्र इस्लाम के कब्जे में आया। और फिर लगभग कासिम और उसके कुछ एक उत्तराधिकारी कुछ समय तक का सिंध को कब्जे में रखते हैं। और फिर लगभग लगभग 400-500 वर्षों का अंतराल आता है। और उसके बाद फिर लुटेरों के रूप में कुछ शासकों कुछ आक्रमणकारियों आक्रांताओं को हम लोग अध्ययन करते हैं, जिनमें महमूद गजनवी है और मोहम्मद गोरी है। इन्हीं के साथ आए हुए यात्री और लेखक अलबरूनी को पढ़ेंगे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों या जो भी अन्य इस प्रकार के यात्री आए उनकी पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और यहीं से फिर हम लोग एंटर कर जाते हैं मध्यकालीन भारत में। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, पूर्व मध्यकाल। जब आप हर्षवर्धन के पीरियड में हैं तो यहाँ से लेकर के लगभग लगभग 1206 ईस्वी तक का जो ये समय है, ये जो पूरा टाइम पीरियड है हर्ष के काल से लेकर हर्ष काल से जब आप आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सल्तनत काल तक का, यह सीधा शॉर्ट में 1206 ईस्वी लिख देते हैं। ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड कहलाता है भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मुख्य मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में पुनः जिस प्रकार हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए एविडेंस देखे कि क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या सोर्स हैं जिनसे हमें ठीक ठीक जानकारी इस समय की प्राप्त होती है, तो यहाँ पर भी पुरातात्विक स्रोत हैं। ठीक है, पुरालेख है, मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन, सिक्कों और कॉइन्स का अध्ययन। या उस समय जो इसी में मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन में एक और चीज आती है, उस समय जो मुहर चल रही थी, कोई प्राचीन काल से ही आप देखेंगे इनका भी अध्ययन इसमें आता है। या जिसको हम स्टैम्प बोलते हैं, ये भी इसी में हम लोग पढ़ते हैं। स्मारक है। इसके बाद साहित्यिक स्रोत आते हैं। साहित्यिक स्रोतों में शुरुआत में जो सल्तनत कालीन शासक हैं वो ईरान के क्षेत्रों से आए हैं भारत में। भारत का बॉर्डर ईरान से लगता हुआ है, तो ईरान को ही फारस कहा गया है। ठीक है, ईरान आपका यही फारस कहलाता है। और जो यहाँ से लोग आए हैं वो फारसी हैं। तो यहाँ से यात्री आए, जैसे हमने अभी अलबरूनी की बात करी। तो ठीक है, तो ये जो यात्री हैं, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उस समय पर, वो प्रमुख साहित्यिक स्रोत बनता है मध्यकालीन भारत या शुरुआती मध्यकालीन भारत को अध्ययन करने के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग फारसी स्रोत देखते हैं। संस्कृत में इस समय जो भी चीजें लिखी जा रही थी उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाएं भी विकसित हो रही थी, जैसे आप देखेंगे बाद के कालखंडों में। अब ये हम यहाँ पूरे मध्यकाल की बात कर रहे हैं, जैसे बाद में अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है, फिर खड़ी बोली है, हिंदी का जो धीरे धीरे विकास हो रहा है, उसी क्रम में साहित्य भी लिखा जा रहा था। एक मिनट का समय देंगे।
ठीक। तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी चल रहा है पैरेलल। उन्हीं भाषाओं में इस समय के समाज के विषय में, इस समय की अर्थव्यवस्था के विषय में तमाम जो भी घटनाएं घट रही हैं वो अंकित करी जा रही हैं। तो इन भाषाओं में हम पढ़ेंगे। ये भी एक प्रमुख स्रोत है, विदेशी यात्रियों के अभिलेख। उन्होंने जो बातें लिखी हैं, विदेशी यात्री कई सारे आए हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य में कई यात्री आए। उसके अलावा तमाम मुगलों के समय पर यात्री आए हैं। तो इन सभी यात्रियों ने जो जो चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें। फिर आता है हमारा सल्तनत काल। पहला जो कालखंड है वो सल्तनत काल है। सल्तनत काल में यूँ तो मोहम्मद गोरी को रखना ठीक नहीं है, यहाँ पर दे दिया है मोहम्मद गोरी एक अलग से टॉपिक है, जो कि लुटेरे के रूप में भारत आया। सल्तनत काल जो मुख्यतः शुरू होती है वो होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के कालखंड से। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक के काल से इसकी शुरुआत हुई है, और ऐबक गुलाम वंश का शासक है, और फिर कई सारे शासक यहाँ आते रहे, जैसे कि आपका इल्तुतमिश है, बलबन है, और अंत में फिर आपकी बलबन के ही जो उत्तराधिकारी हैं वहां पर आते आते ये गुलाम वंश समाप्त हो गया। और ये सारे के सारे तुर्की हैं। ठीक है। तो ये शुरुआती जो इस्लामी अटैकर आए हैं, जैसे यहाँ पर फिर से एक अंतर हमको समझना है। हमने बात करी थी पूर्व मध्यकाल में भारत में इस्लाम का आक्रमण होता है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, ठीक है, छठी सातवीं शताब्दी 612 के आसपास। ये जो आक्रमणकारी थे ये थे अरबी। ये सीधा अरब से आए थे। अभी इस्लाम का अभी इस्लाम का विस्तार, सॉरी, ये 612 मैंने लिख दिया, थोड़ा सा माफ करेंगे, 712 है। ठीक, 712 है। तो 712 ईस्वी में जो इस्लाम का आक्रमण हुआ है भारत में, इसी समय, ठीक है, कभी कोई पॉइंट अगर गड़बड़ हो तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए, तुरंत से नीचे कमेंट कर देंगे। शायद अब तक कोई भी कमेंट इसमें नहीं आया है, आया है कुछ नहीं। नहीं, शायद आप में से किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये हो गया आपका 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का ताहिर को पराजित किया। तो यहाँ पर जो ये आक्रमणकारी थे शुरुआती उस समय, इसी के साथ साथ हम अरब अरब वाले क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही थी उसका अध्ययन करते हैं। वहां पर की खिलाफत को हम लोग समझते हैं, जो अलग अलग खलीफा हुए उन्हीं के समय पर भारत में ये आक्रमण हुआ है, और इस्लाम धीरे धीरे विस्तार कर रहा है अरब से आगे। फिर जब आप यहाँ तक पहुंचते हैं, मध्यकालीन भारत में गौरी को जब हम पढ़ रहे हैं, और हमने कहा कि पहले जो ये आक्रमणकारी या जिन्होंने पहली बार मध्यकालीन भारत या 1206 ईस्वी में पहली बार जो भारत में शासन कर रहे हैं, इससे पहले भारत में शासन केवल दाहिर ने किया, सॉरी, इससे पहले शासन किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। कासिम के बाद 400-500 वर्षों का गैप, और उसके बाद दो लुटेरे, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, वो केवल लूटपाट करके निकल गए। फिर जो शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम है, और ये तुर्क जाति का है। अब मैं जो विषय आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस्लाम 712 में अरब और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ था, उसका विस्तार बहुत अधिक नहीं था। भारत वो पहुंच गया था, लेकिन अभी भी विश्व के बहुत से क्षेत्र उसके कब्जे में नहीं आए थे। तो यहाँ जो ये तुर्की हैं, ये तुर्कमेनिस्तान से आए हुए लोग हैं, जो कि चीन और गोभी, चीन के आसपास जो गोभी मरुस्थल है उससे लगा हुआ इलाका है। और अब आप देखिए कि इन 400 से 500 वर्षों में वो क्षेत्र भी इस्लाम के प्रभाव में आ गया, और वहाँ के जो तुर्क जाति के लोग हैं वो इस्लामिक हो चुके हैं। तो ये जो ऐबक है, और इवन खिलजी भी लगभग इन क्षेत्रों से आए थे। तो गुलाम वंश पढ़ा, ऐबक से लेकर बलबन के वंशजों तक का ये चलेगा। इसके बाद फिर खिलजी वंश, इसमें जलालुद्दीन खिलजी और फिर अलाउद्दीन खिलजी, छोटा राजवंश है। फिर इसके कुछ आगे के सक्सेसर। फिर तुगलक आ गया।
तुगलक वंश सबसे लंबा राजवंश रहा है। इनके अगर हम बात करें सल्तनत काल का, तो सबसे अधिक समय तक का इसने शासन किया है। फिर सैयद, और फिर आपके लोदी। ये सभी के सभी सल्तनत कालीन वो सत्ताएं हैं जिन्होंने लगभग लगभग 500 400 500 वर्षों तक का भारत के अलग अलग इलाकों में शासन किया। फिर लोदियों, ये इन सभी का हम प्रशासन देखेंगे, इनकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, और इनके समय पर समाज में स्त्रियों की दशा और संस्कृति, साथ ही साथ कला और स्थापत्य की स्थिति क्या थी। अ, इसी समय धार्मिक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे प्राचीन भारत में भी हमने धार्मिक आंदोलन पढ़े, वो कब हुए? दो बार हुए हैं। एक बार आपका कब हुआ था शुरुआत में, आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलेंगे। एक बार शुरुआत में हमने देखा कि वैदिक काल के जहाँ जो अंतिम चरण था, वहाँ हमें देखने को मिला जैन और बौद्ध धर्म में इनका उद्भव। उसके बाद फिर लगभग 1000 वर्षों तक का कोई आंदोलन नहीं, और फिर 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की पुनः स्थापना, और फिर से एक आंदोलन चलता है। तो दो दो बड़े आंदोलन हुए धर्म के क्षेत्र में। फिर मध्यकाल में जब आप आते हैं तो भक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है, और ये लगभग सल्तनत के पैरेलल चलता है, और मुगल काल तक का ये चलता जाता है। इसके अलग अलग रूप हमें देखने को मिलते हैं। आपके कबीर पंथी हैं, गुरु नानक देव हैं, फिर बाद बाद में तुलसीदास, सूरदास, और ये तमाम सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये सभी कुछ हम इसी में पढ़ेंगे। तो आपका और दूसरी धारा, एक और भारतीय धारा हम कहेंगे भक्ति की, दूसरी ओर सूफी मत भी इसी समय अलग अलग, इनको हम सिलसिलों के रूप में पढ़ते हैं। ये कई सिलसिले इसमें आते हैं, यानी ये सिलसिले आप संप्रदाय कह सकते हैं। ठीक है, सूफी सिलसिले जैसे नक्शबंदी है, सत्तारी सिलसिला है, और आपका चिश्ती सिलसिला है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। इस काल में शिक्षा, मध्यकाल में यानी शिक्षा और साहित्य, दिल्ली सल्तनत का पतन किस प्रकार से हुआ, और क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय। फिर से आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों का अभ्युदय कहते ही आपको ये पिक्चर बननी चाहिए कि फिर से विकेंद्रीकरण की राजनीति अब चल रही है भारत में। यहाँ थोड़ा बहुत केंद्रीकरण दिखा सल्तनत काल की शुरुआत से, और फिर एंड में धीरे धीरे फिर से क्षेत्रीय सत्ताएं मजबूत होती दिखती हैं। फिर आपका यहाँ पर इन्हीं केंद्रीय या सॉरी इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में जो प्रबलतम क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, वो है विजयनगर और बहमनी राज्य। ये दो बड़ी, शुरुआत में बहुत छोटे छोटे थे, और बाद में इन्होंने बहुत अपना विस्तार किया। तो दक्षिण भारत में पूरा पूरा दक्षिण भारत आधे आधे हिस्सों में बट गया था। आधे में विजयनगर आपका, और आधे में बहमनी। विजयनगर हिंदू सत्ता आप मान सकते हैं, हिंदू सत्ता है, और बहमनी मुस्लिम सत्ता है। इनका विस्तार हमको पढ़ना है, इनका प्रशासन पढ़ना है, समाज पढ़ना है, संस्कृति क्या थी उस समय की, अर्थव्यवस्था, स्थापत्य, और पुनः साहित्य, और अंत में इन दोनों ही साम्राज्य इनको कहेंगे, इन दोनों ही साम्राज्यों का पतन किन कारणों से हुआ। तो ये है। इसके बाद फिर अगला है हमारा, समय अधिक हो रहा है मुझे लगता है, इसके बाद हम लोग 4 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो अगला सेशन होगा उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको पूरा एनालाइज करेंगे कि ये जो सिलेबस हमने पढ़ा है, उस सिलेबस में से कौन कौन से वे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न बने हैं। चलिए, तो आगे है मुगलों का आरोहण। मुगल भारत में आए, जैसे कि बाबर। फिर बाबर से लेकर औरंगजेब तक का बीच के सारे शासक आपको मालूम है, तो बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे उनके विषय में। फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक, औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर वही होगा। देखिए यहाँ भी फिर वही है, यहाँ केंद्रीकरण की राजनीति चली है। बाबर ने धीरे धीरे साम्राज्य बनाया। औरंगजेब के काल से, अभी छावा मूवी आई है, आप सभी ने देखी है, वहां से डाउनफॉल शुरू हो गया, और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, 1857 में तो अंग्रेजों ने आकर के ताज फिर ले लिया।
तो उत्तरवर्ती मुगलों तक का हम इसको पढ़ेंगे। इन्हीं के बीच में एक छोटा शासनकाल हम लोग पढ़ते हैं अफगानों का, जिसमें एकमात्र शासक शेरशाह सूरी के विषय में हमको पढ़ना है, उसके सुधार पढ़ने हैं। फिर आता है आपका मुगलों का प्रशासन। ठीक है, मुगल प्रशासन में भू राजस्व, सॉरी, भू सुधार, और आपकी इनकी जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इनकी जागीरदारी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी इनकी। ठीक है, व्यापार की स्थिति क्या थी, वाणिज्य कैसा था, इसमें भी आंतरिक व्यापार और साथ ही साथ बाह्य व्यापार। समाज, संस्कृति, कला, स्थापत्य और हिंद मुगल स्थापत्य, एक नई शैली जिसमें मिश्रण है हिंदू शैली और मुगल स्थापत्य कला शैली का। साथ ही साथ चित्रकला का हमको अध्ययन करना है। इस समय संगीत के क्षेत्र में बहुत सी पुस्तकें रची गई हैं, अलग अलग कार्य इस समय पर हुए हैं। संगीत को लेकर के कई विद्वानों के विषय में पढ़ेंगे, तानसेन, बैजू बावरा और तमाम अन्य, महमूद बेगड़ा। यहाँ पर फिर साहित्य हम पढ़ेंगे, पुनः आप देखेंगे फारसी साहित्य, क्योंकि फारसी उस समय राजभाषा बन चुकी थी, इसको राज्याश्रय मिला था। फारसी अब राजभाषा थी, तो इसलिए जो भी साहित्य लिखा जा रहा था वो ज्यादातर हमें फारसी में उपलब्ध होता है इस समय का। संस्कृत, संस्कृत अभी समाप्त नहीं हुई थी, संस्कृत भी चलन में थी, संस्कृत के ग्रंथ भी बराबर लिखे जा रहे थे। और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं पर हम पहले बात कर चुके हैं। और फिर होगा मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन, उसके कारण क्या क्या थे, किन किन कारणों से मुगल साम्राज्य का विघटन होता है। साथ ही साथ शिवाजी और मराठा शक्ति का अभ्युदय। और ये तो यहाँ तक तो ठीक है, शिवाजी, और शिवाजी ने किस प्रकार मराठाओं को एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित किया दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मैसूर, इन सब इलाकों में। और उसके बाद फिर जब शिवाजी के बाद मराठा पूरे पूरे पेशवाओं पर निर्भर हो गए, तो ये जो संघ विस्तार है, ये जो संघ है, ये पूरा पूरा पेशवा यहाँ पर धुरी है सत्ता की, यानी पेशवा को आप राजा की तरह कार्य करता हुआ यहाँ पर देखते हैं, सारी पावर यहाँ पर पेशवा के हाथ में आ जाती है। तो ये जो संघ विस्तार है, ये पेशवा के नेतृत्व में हुआ, उसमें अलग अलग संघों में मराठा साम्राज्य बटा हुआ दिखता है, लेकिन केंद्र में कौन है, पेशवा है। फिर मराठों का प्रशासन क्या था, जैसे अष्टप्रधान इत्यादि हम पढ़ते हैं इसमें। समाज कैसा था, और इस समय की संस्कृति, मराठा शक्ति का किस प्रकार से पतन हुआ। तो ये पूरा मध्यकालीन भारत है। इसके बाद हमारा आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास, ये दो टॉपिक या ये दो बड़े हिस्से अभी हमारे रह गए हैं। लगभग आप ये समझिए, अभी जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है वो 50% हिस्सा है, जिसको डिस्कस करने में केवल डिस्कस करने में 1 घंटा लगभग लग गया है, 1 से 1.25 घंटा। तो 50% सिलेबस ये है। इसके बाद का 50% जो सिलेबस है उसमें आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास है। तो दोनों से लगभग लगभग 50-50 प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक, अब हम लोग एक बार डाउट सेशन के लिए जुड़ जाते हैं।